आप सन ने तैयार रहिए। 2019 में नासा ट्विन्स स्टडी ने बताया कि 340 दिन ऑर्बिट में रहने के बाद एक एस्ट्रोनॉट के जीन एक्सप्रेशन का 7% अर्थ पार वापस आने के 6 महीने बाद भी अलग था। दोस्तों, ये थकान नहीं, ये सेलेबल बदलाव है। स्पेस से लौटने के पाल से ही डीएनए पर असर शुरू हो जाता, फिर लंबे निशान छोड़ सकता। 408 किलोमीटर ऊंचाई पार आईएसएस अर्थ के एटमॉस्फेयर के पैर घूमता है और वहां कॉस्मिक रेडिएशन रोज शरीर में घुस जाता है। डोज लगभग 0.5 MSV डे तक पहुंच सकती, एक साल में 150-200 MSV बन सकती। ये हैवी आयॉन्स गेव पर न्यूक्लियॉन एनर्जीज के साथ डीएनए डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स कर देते, इसे रिपेयर सिस्टम पर तेज दबाव पड़ता। माइक्रोग्रेविटी लगभग 10-6 G होती और ये फ्लूइड को पैरों से सर की ओर धकेल देती है। करीब 1-2 लीटर तरल कुछ घंटों में ऊपर चला जाता। इसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता। ये स्ट्रेस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ाकर बेसिस को ऑक्सीडाइज करता और मिसमैच रिपेयर पाथवेज को व्यस्त रखता, जिससे म्यूटेशंस का खतरा बढ़ता। स्कॉट केली ने 2015 से 2016 में 340 दिन आईएसएस पर समय बिताया और टेलोमियर्स फ्लाइट के दौरान लंबे पाए गए। लैंडिंग के 48 घंटों के अंदर कई टेलोमियर्स बेसलाइन पार लौट आए, फिर कुछ हाफ टन में कुछ और छोटे हो गए। ये पैराडॉक्स क्योंकि कैलोरी कंट्रोल, एक्सरसाइज और कम इन्फ्लेमेशन टेलोमियर को अस्थायी रूप से बचा सकते, पार रेडिएशन बाद में कटौती तेज कर देता। नासा ट्विन्स स्टडी ने दिखाया कि जीन एक्सप्रेशन के 93% बदलाव वापस आने के 6 महीने में नॉर्मलाइजेशन दिखाते हैं, पार 7% सिग्नेचर्स अलग रहे। ये 7% पाथवेज अक्सर डीएनए रिपेयर, इम्यूनिटी और हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स से जुड़े देखे गए। दोस्तों, इसका मतलब है एनवायरनमेंट स्विच खत्म होते ही डीएनए के ऊपर कंट्रोल सिस्टम्स दोबारा सेट होते, पर सब कुछ एक जैसा नहीं होता। जेनेटिक स्टार पार डीएनए मिथाइलेशन पैटर्न्स में मेजरेबल बदलाव देखे गए, कुछ साइट्स पार हाइपर मेथिलेशन, कुछ पार हाइपो। माइक्रोग्रेविटी के कारण क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन बदल सकता और हिस्टोन मॉडिफिकेशंस जीन ऑन्फ को नया पैटर्न दे सकते। ये बदलाव अक्सर रिवर्सिबल होते हैं, पर जब क्यूमुलेटिव रेडिएशन 100+ MSV के पास पहुंचती, तो कुछ निशान लंबा समय तक तायक रहते। स्पेस फ्लाइट में टी सेल्स की सिग्नलिंग बदली दिखती और लेटेंट हर्पेस वायरसेस दोबारा एक्टिवेट होते देखे गए। कोर्टिसोल और कैटेकोलामीन्स लॉन्च से लैंडिंग तक ऊपर रहते, इसे इन्फ्लेमेशन सर्किट्स में उतर चढ़ावाता। ये बायोकेमिकल तूफान डीएनए रिपेयर एंजाइम्स के साथ दौड़ लगाता और जब एरर लोड बढ़ जाता, तो कुछ म्यूटेशंस सिलेक्शन प्रेशर के नीचे टिक पाते। मेटाबोलॉमिक्स डाटासेट्स ने दिखाया कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बजट को दोबारा बैलेंस करते, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बढ़ जाती, ग्लाइकोलिसिस में शिफ्ट्स आते। ये रीप्रोग्रामिंग रॉस को बढ़ाती और डीएनए पार ऑक्सीडेटिव लीजन्स का ग्राफ ऊपर ले जाती। आप जानते हैं, जब एटीपी डिमांड एक्सरसाइज के कारण 2-3x तक बढ़ जाती, तो रिपेयर और रिप्लिकेशन दोनों को ईंधन बांटना पड़ता। माइक्रोग्रेविटी में बोन रिजॉर्प्शन प्रति mAh 1-2% तक बढ़ सकता और कैल्शियम ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा घूमने लगता। इसे किडनीज पार भर बढ़ता और फ्री रेडिकल्स का उत्पादन भी बढ़ता, जिससे डीएनए पार अप्रत्यक्ष दबाव बनता। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज 2 घंटे रोज और विटामिन डी का उचित डोज इस जोखिम को काफी कम करते देखे गए। क्रोमोसोमल एब्रेशंस को डाइसेंट्रिक एसे से मप जाता और माइक्रोन्यूक्लियाई काउंट्स भी लिए जाते। 6 महीने आईएसएस पर रहने पर क्यूमुलेटिव डोज 80-160 MSV तक पहुंचती, जिस दर में कॉम्प्लेक्स डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स बढ़ते। ये ब्रेक्स नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग पार निर्भर रहते और गलत जुड़ाव इन्वर्शंस या ट्रांसलोकेशंस दे सकते, जो अगले डिविजन्स में स्थायी निशान बनते। री-एंट्री के दौरान 1.53 G तक एक्सेलरेशन लगता, कैप्सूल का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता और शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स से भरा जाता। कुछ घंटों में फ्लूइड पैरों की तरफ लौटता, ब्लड प्रेशर रीसेट होता। ये तेज ट्रांजिशंस जीन एक्सप्रेशन को फिर धक्का देते और सर्केडियन क्लॉक्स, जो 90 मिनट की कक्षा पर चले होते, 24 घंटे की लाया में लौटते।
माइक्रोबायोम भी उड़ान से हिलता, गट बैक्टीरिया का संतुलन बदलता और कुछ स्पीशीज घटे बढ़ते दिखे। लैंडिंग के 48-72 घंटे में कई प्रोफाइल्स बेसलाइन के आसपास लौटे। पार डाइट और एंटीबायोटिक्स के कारण कुछ फिंगरप्रिंट्स अलग रहे। ये माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स जैसे ब्यूटेरेट और लैक्टेट एपिजेनेटिक एंजाइम्स पर असर डालते, जिससे डीएनए रेगुलेशन में छुपे बदलाव उभरते। रेडिएशन यूनिफॉर्म नहीं होता। सोलर पार्टिकल इवेंट्स कुछ घंटों में 100 MSV तक स्पाइक्स दे सकते। स्पेसक्राफ्ट के सेंसर्स रियल टाइम अलर्ट्स देते और क्रू स्टॉर्म शेल्टर्स में शिफ्ट होता। ऐसी स्थितियों में डीएनए रिपेयर बैकलॉग तुरंत बढ़ जाता। इसे अपोप्टोसिस पाथवेज एक्टिवेट होते और कुछ सेल्स सफाई पर जाते ताकि पूरी टिश्यू परफॉर्मेंस बनाए रखी जा सके। स्पेसक्राफ्ट शील्डिंग ज्यादा टार एल्यूमिनियम के 2-3 मिलीमीटर पैनल्स से आती, जो ग्रामेज में करीब 5-8 GCM सुपरस्क्रिप्ट 2 देती। पॉलीएथिलीन वाटर वॉल्स 10 GCM सुपरस्क्रिप्ट 2 टकदीन पार सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स कम होते और GCR डोज 15-25% कम की जा सकती। ये इंजीनियरिंग उपे सीधे डीएनए को बचते, क्योंकि आयोनाइजेशंस की संख्या प्रति ग्राम टिश्यू घटती। मार्स मिशन लगभग 900 दिन का हो सकता, जिसमें ट्रांजिट और स्टे मिलकर टोटल रेडिएशन 600-1100 MSV तक जा सकती। 2021 में नासा ने लाइफ टाइम लिमिट 600 MSV अनाउंस किया, ताकि रीड को सीमा में रखा जा सके। ऐसे मिशंस के लिए रिस्क मॉडल्स को प्रेसाइज बनाना और बायोलॉजिकल काउंटर मेजर्स को तेज करना जरूरी है। काउंटर मेजर्स में डेली 2 घंटे रेजिस्टिव एक्सरसाइज, 30-60 मिनट एरोबिक और स्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल्स शामिल होते। रेडियो प्रोटेक्टर्स जैसे सल्फर कंपाउंड्स पर अध्ययन चल रहा, पर उनका स्थिर लाभ अभी साबित नहीं। आर्टिफिशियल ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूज 1G के करीब बनाने के प्रयास 410 RPM पर फीजिबल माने गए, पर हैबिटेबिलिटी और मोशन सिकनेस चुनौतियां बनी हैं। आखिर सवाल ये नहीं कि डीएनए चेंज होता है या नहीं, सवाल ये है कि आप इस बदलाव को कितना समझते और नियंत्रित कर पाते। स्पेस से वापस आते ही रेडिएशन, माइक्रोग्रेविटी और स्ट्रेस मिलकर आपके जन्म पार सिग्नेचर्स छोड़ जाते। दोस्तों, जब हम यूनिवर्स में और दूर जाएंगे, ये सिग्नेचर्स हमारे साथ सफर का वैज्ञानिक नक्शा बनेंगे।